हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 17 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ मैकमोहन लाइन को लेकर है। अब ये मैकमोहन लाइन क्या है? दरअसल ये अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन बोला जाता है। और फिलहाल ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो अमेरिका के दो सीनेटर्स हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है वहाँ के पार्लियामेंट कांग्रेस के अपर चैम्बर में, जिसमें मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। और इंडिया भी मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है कि यही इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर है। बट जो चाइना है वो इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। तो अगर हम मैप में देखें तो जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। पहला वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा सेंट्रल सेक्टर और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर। तो इसमें जो वेस्टर्न सेक्टर है ये 1570 किलोमीटर की है। ये मोस्टली जम्मू कश्मीर में लाई करता है। और फिलहाल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो अक्साई चीन को क्रॉस करती है। अक्साई चीन जो है वो फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है। तो इसके लिए दो लाइन प्रपोज की गई थी। पहला जॉनसन लाइन जिसने अक्साई चेन को इंडिया को दिया था, और सेकंड है मैकडोनल्ड लाइन जिसने अक्साई चेन को चाइना के सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया था। बट फिलहाल जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसने अक्साई चेन को चाइना की तरफ डाल रखा है। सेंट्रल सेक्टर में बहुत कम ही डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा विवाद नहीं होते हैं। मेन जो विवाद होता है वो ईस्टर्न सेक्टर को होता है, जो कि 1325 किलोमीटर की बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में। जो चाइना है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो बेसिकली जो तवांग एरिया है उसे वो साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है। और वो तवांग एरिया तिब्बत का पार्ट है और तिब्बत फिलहाल चाइना के अंडर है, तो वो इसे चाइना का पार्ट ही मानता है। और जैसे जैसे इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, आपने देखा वो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से जो लास्ट ईयर दिसंबर के 2022 में अरुणाचल प्रदेश में भी कई कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले थे, क्लैश देखने को मिला था। तो इसी को ध्यान में रखते अमेरिका ने ऐसा बोला है कि हम मैकमोहन लाइन को मान्यता देते हैं, क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इसे काउंटर करने के लिए एक एफर्ट लेना जरूरी है। तो अमेरिका का जो रिजोल्यूशन है वो इंडिया के स्टैंड को अफर्म करता है, जो अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानता है। बट प्रीलिम्स में आपसे मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैकमोहन लाइन बेसिकली इंडिया चाइना के बीच में डी फैक्टो बाउंड्री है, जो चाइना इंडिया को ईस्टर्न सेक्टर में डिवाइड करती हैं। बट चाइना इस लाइन को नहीं मानता है। उसका ऐसा मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन का पार्ट है। अब ये मैकमोहन लाइन की हिस्ट्री क्या है? ये शिमला कन्वेंशन का रिजल्ट है जो 1914 में हुई थी। इसमें 3 पार्टीज थी, ग्रेट ब्रिटेन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, चाइना और तिब्बत। तो ये जो शिमला कन्वेंशन था बेसिकली जो तिब्बत एरिया का जो इन्फ्लुएंस था उसको सेटल करने के लिए करी गई थी। मतलब जो तिब्बतन का एरिया था उसके लेकर जो डिस्प्यूट थे उसको सोल्व करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि शिमला कन्वेंशन के पहले जो तिब्बत का एरिया था वो डिफाइन नहीं था। इसी तिब्बत की सॉवरेंटी के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये शिमला कन्वेंशन हुई थी। इसमें तिब्बत के पार्ट को डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश के जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो तिब्बतन एरिया माना गया, और सदर्न और ईस्टर्न पार्ट को इंडिया में ऐड कर लिया गया। बट जब चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आई 1949 में, तो चाइना ने लगभग हर जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट थे उन सब से पुल आउट कर लिया। उसका ऐसा मानना था कि जब चाइना ने ये सब एग्रीमेंट साइन किए वो कॉलोनियल पावर के दबाव में ये सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे। और पर्टिकुलरली जो शिमला एग्रीमेंट था उसमें ऐसा मानना है कि तिब्बत पहली बात तो कोई ऑटोनोमस कंट्री नहीं थी जो इस शिमला कन्वेंशन को साइन करे या इसके डिक्लेरेशन पर सहमति दे। चाइना ने इस पे पहले भी साइन नहीं किया था। तो इसीलिए चाइना जो है वो इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। तो ये इसकी प्रेजेंट की कंडीशन है और तब से ये स्टेटस को मेंटेन है। इंडिया मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है, चाइना इसे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता है। तो यूपीएससी आपसे मैकमोहन लाइन के बारे में पूछ सकती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल को नोटिफाई किया है जिसे रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022। तो ये बेसिकली जो रूल है ये बीसीआई ने नोटिफाइड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब जितने भी फॉरेन लॉयर्स हैं, फॉरेन की जो लीगल फर्म्स हैं, वो इंडिया में अब प्रैक्टिस कर सकती है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं और जो फॉरेन फर्म्स है, लीगल फर्म्स है, वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकती हैं, बट किसी भी कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकती हैं। तो ये हमें मेजर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो इस रूल ने क्या अलाउ किया है कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं और जो लॉ फर्म्स हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकती हैं, बट किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी बोर्ड में और कोई भी ऐसी लीगल अथॉरिटी जो इंडिया ने स्टैब्लिश करी है फॉर एडजुडिकेशन, उसमें ये लोग अपीयर नहीं हो सकते। अब जो भी फॉरेन लॉयर्स हैं और जो लॉ फर्म्स हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करेगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि अगर वो उनके होम कंट्री में लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं, इंटाइटल्ड हैं, तो वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि अगर उस कंट्री में हमारे देश के जो लॉयर्स हैं, हमारे देश की लीगल फर्म्स हैं, अगर वो भी प्रैक्टिस कर सकती है तो ही उन्हें हमारी कंट्री में प्रैक्टिस करने की इजाज़त होगी। इसमें लिमिटेशन यही है कि हमारे देश की किसी भी कोर्ट में
ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ट्रिब्यूनल में, ना बोर्ड में, और कोई भी लीगल एंटिटी में ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इन्हें प्रैक्टिस करने की क्या क्या परमिशन दी गई है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शनल वर्क, जैसे कि जॉइंट वेंचर का केस हो गया, मर्जर का केस हो गया, एक्विजिशन का केस हो गया, आईपीआर का केस हो गया, और जितने भी फॉरेन लॉस हैं, इंटरनेशनल लॉस हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर है, उस मैटर पे ये लीगल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं। ये इंडिया में ऑफिस भी खोल सकते हैं। तो ये तो पूरा रूल हो गया। अब इसके फायदे क्या हैं? एक तो इंडिया इससे एफडीआई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि पहले जब एफडीआई इंडिया में आने की कोशिश करती थी तो उन्हें डर लगता था कि अगर डिस्प्यूट होता है तो हमारी तरफ से कोई बड़ा फर्म होगा वो अपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जो इंटरनेशनल लीगल फर्म्स हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। बट अब जो इंटरनेशनल लीगल फर्म्स हैं वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती हैं, तो उनको भरोसा आएगा कि हाँ, अब हम इंडिया में और ज़्यादा एफडीआई ला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लीगल डिस्प्यूट होगा तो हम एक अच्छे तरीके से हमारे केस की पैरवी कर सकते हैं। हमारे देश की जो लॉ फर्म्स हैं उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिस को जानने का मौका मिलेगा, जितनी फॉरेन कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक जुडिशियल कंफर्ट मिलेगा, एक भरोसा आएगा उनको। इससे इंडिया एक हब बन सकता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, क्योंकि अभी तक जो सिंगापुर है, हांगकांग है, दुबई है, वहां पर इंडिया को घसीटा जाता था। बट अगर ऐसे आर्बिट्रेशन सेंटर इंडिया में डेवलप किए जाएंगे तो इससे इंडिया को ही फायदा होगा, और इससे क्या लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, एलपीओ हैं, वो इंडिया में फ्लोरिश हो सकते हैं। अब हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। ये एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा बनी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के जरिए बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लीगल प्रैक्टिस जो है वो रेगुलेट करती है हमारे देश में, और लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। साथ ही साथ जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लॉ पढ़ाया जाता है, उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है। जब भी कोई स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो उन्हें ही इस देश में प्रैक्टिस करने की इजाज़त होती है। मतलब जब वो बार काउंसिल के साथ में रजिस्टर हो जाते हैं तब वो उस देश के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार काउंसिल के मेंबर जो होते हैं हमारे देश के लॉयर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर हमें सेक्शन 29 के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो सेक्शन 29 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का, वो ये बोलता है कि वही एडवोकेट इंडिया के कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है जो बीसीआई एग्जाम में इनरोल्ड हो। तो ये बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ यूरेशियन ओटर को लेकर है। ये एक सेमी एक्वाटिक कार्निवरस मम्बल है, और अभी ये फिलहाल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे इसे चेनाब नदी की सहायक नदी नीरू पर इसे स्पॉट किया गया है। तो इससे साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि अगर ये नीरू नदी भी दिखा है तो ये नीरू नदी की हेल्थ कंडीशन शो करता है। मतलब जो नीरू हमारी जो नदी है वो इकोलॉजिकली काफ़ी साउंड है, क्योंकि ये जो यूरेशियन ओटर है ये साफ पानी में ही हो सकते हैं। अगर रिवर पोल्यूटेड होता तो ये वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, जो हमारे एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं उसकी हेल्थ को ये इंडिकेट करता है। अगर इसके बेसिक फैक्ट देखें तो यूरेशियन ओटर जो है वो एक एक्वाटिक मम्बल है, सेमी एक्वाटिक मम्बल है, जो कि कार्निवारस है। जो मछलियाँ होती है वो फीड करता है मछलियों को। और इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये तीनों कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। मतलब अगर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें तो ये लगभग हर जगह पाया जाता है। इंडिया में ये नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न इंडिया में पाया जाता है। आईयूसीएन की लिस्ट में इसे नियर थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया है, और साइट्स का जो कन्वेंशन है उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और जो हमारे देश के जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 2 में इसे रखा गया है। अगर हम नीरू नदी की बात करें तो ये चेनाब रिवर की सहायक नदी है, जो कि 30 किलोमीटर की स्ट्रेच में पड़ती है। तो चूंकि रिसेंटली स्पॉट किया गया है तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ इंडिया एआई इकोसिस्टम को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है उसने एक टास्क फोर्स गठित किया है, जो एक रोड मैप का ड्राफ्ट फ्रेम करेगा, ताकि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इकोसिस्टम है उसे हम डेवलप कर सके। तो हमें इंडिया एआई के बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, तो इससे हमारे देश में एआई को लेकर जो रिसर्च होगी वो बूस्ट होगी, और जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उनके ग्रोथ को लेकर जो भी उनको टूल्स की आवश्यकता होगी वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। अब हम इसका मेजर फैक्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। तो ये एक टाइप का जॉइंट वेंचर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, साथ साथ एनईजीडी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम जो है वो तीनों पार्टनरशिप में इस प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पोटेंशियल ये है कि वो हमारे देश की इकोनॉमी में $967 बिलियन का हमारे इकोनॉमी में ऐड कर सकती है बाय 2035। तो बहुत ज़्यादा एआई का पोटेंशियल देखा जा रहा है।
तो अगर इंडिया एआई को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो हमें ये बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी कई इनिशिएटिव हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमारे देश ने लिए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव, जो आईटी प्रोफेशनल है उनको रीस्किल प्रोवाइड करेगा। नेशनल एआई पोर्टल इंडिया एआई। थर्ड है नेशनल प्रोग्राम ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई फॉर यूथ। फोर्थ है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस इनिशिएटिव का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो एआई को लेकर लगातार न्यूज़ बन रही है जब से चैट जीपीटी आया है। तो एआई को लेकर हम इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2014 के प्रीलिम्स में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। पहला स्टेटमेंट है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल को लेकर जो भी गवर्नर जो रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। सेकंड है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर। ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, क्योंकि जो सीएम होते हैं वो रिकमेंड करते हैं किसी नाम को, उसके बाद गवर्नर किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसे लगता है कि पर्टिकुलर जो बिल है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन को भेजना है, तो ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फोर्थ है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही गवर्नर जो स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस के कंडक्ट के लेके जो रूल हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद में ही वो रूल्स बनाए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया बी, 1 एंड 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।